जहां पर उसने हमसे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बात की। सब लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दो, मैं एक एक करके केस लेता हूं। अब ये पार्ट जो है ना पूरा मैकेनिक्स का पार्ट है, जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब मेरी तरफ सभी लोग ध्यान दो। पहला केस है आर डी इक्वल टू 1। आर डी इक्वल टू 1 बताओ, रो एस इज इक्वल टू रो एल हो जाएगा। और इस केस में जो एफ एफ होगा इज इक्वल टू एम जी अपॉन आर डी, विच इज इक्वल टू एम जी। ठीक, अब जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर की जो विड्थ है वो इनफाइनाइट है, मतलब। ठीक, अब बताओ अगर मैं इसमें एक कोई बॉल को इस तरीके से, हमने यहां पर ये लिक्विड लिया हुआ है, अब अगर हम यहां पर किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं किसी स्पीड u और थीटा से, बताओ बेटा अब ये कौन सा केस हो गया। बताओ अगर यहाँ पे एफ एफ और एम जी जीरो, बताओ एक तरीके से यहां पर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस वाला केस हुआ। तो बताओ ये जब तक इसके अंदर रहेगा, बताओ ये बॉल कैसे मूव करेगी। बताओ क्या इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा? ये स्ट्रेट लाइन। और इसके बाद जब ये बॉल बाहर जाएगी तब बताओ इसकी स्पीड तब भी कितनी रहेगी, u और थीटा। अब बताओ मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। और इसके बाद अगर ये प्रोजेक्टाइल है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बताओ फिर से ये मोशन इसके बाद कैसा होगा। बताओ सेम ये किससे, u से टकराएगा, कितना होगा आपके पास, थीटा की बात करें, बताओ ये थीटा ही तो होगा। और इसके बाद फिर से बताओ ये मोशन कैसा हो जाएगा, बताओ स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये मोशन बताओ स्ट्रेट लाइन हुआ आपके पास। ठीक, अगर कोई मुझसे पूछता है इसकी ओवर वाटर रेंज क्या है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आर हो गई। तो इसकी ओवर वाटर रेंज अगर मैं पूछूं, ये टर्म कुछ आए ओवर वाटर रेंज, तो ये आपके पास रेंज आर के बराबर होगी। अरे इसका तो फॉर्मूला में याद है ना क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, अब अगर मैं यहां पर इसकी हाइट h ले लेता हूं, अब कोई मुझसे पूछता है अंडर वाटर रेंज क्या होगी, तो बताओ ये हम लोग x बताओ फाइंड आउट कर सकते हैं। और बताओ सिमेट्री से ये भी तो x होगा, हाँ या ना। बताओ कैसे करें, ये h है, बताओ tan थीटा किसके बराबर होगा, स्ट्रेट लाइन है ना, h बाय x। बताओ x की वैल्यू क्या हो गई, h cot थीटा। तो अगर कोई इससे पूछता है हमसे अंडर वाटर रेंज क्या है, बताओ इस केस में अंडर वाटर रेंज बताओ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी r प्लस 2x। r की वैल्यू हमें पता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये हो जाएगा 2h cot थीटा। बताओ केस सभी को क्लियर, नोट कर लीजिए। ऑब्वियस है, इनफाइनाइट हो गया, फिर तो उसमें डायमेंशन चेक करना पड़ेगा, कहाँ कोलिजन है क्या है। ठीक है ना, वो गिवन ही। बेटा आइडियल लिक्विड पढ़ लो कि रियल पढ़ लो।
बाकी सब लोग अब करिए। यहाँ पर केस 2 करते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ना बेटा, ये काइनेमैटिक्स का पार्ट है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का नहीं, बस काइनेमैटिक्स है। बस ये कि काइनेमैटिक्स में और फ्लूइड मैकेनिक्स इतना पूछ लेता। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इसे काइनेमैटिक्स में क्यों नहीं किया, क्योंकि तब हम लोगों को आता ही नहीं था ये हाइड्रो, तो इसलिए ये पार्ट आपका जाता है काइनेमैटिक्स में एक तरीके से। चलिए केस 2 करिए आप। अब हमारे पास रो एस की वैल्यू ग्रेटर देन रो एल है, दैट मीन्स यहां पर आर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 1। जल्दी से अटेम्प्ट करो। अब इस केस में क्या होगा मोशन, और इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो बेटा अपने घर जाके एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन वाले नोट्स पलट लीजिएगा। रेंज का फॉर्मूला क्या है, कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। कितने लोगों ने बेटा कंप्लीट कर लिया? अब देखो इसमें भी दो केस आते हैं, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दें। दो केसेस में वैसे, अगर मैं इस केस की बात करूं, केस 1 आपके पास क्या है, जो बॉल है आपके पास remain inside the liquid, वो हमेशा जो है ना लिक्विड में ही रहती है। दैट मीन्स ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि ये बॉल पूरे टाइम लिक्विड के अंदर ये है। ये केस यहां पर u है, और यहां पे अगर मैं बात करूं थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, मतलब इस केस में अगर तुम देखोगे, बताओ क्या क्या फोर्स लगेंगे। भाई एक तो इसमें mg ये लगेगा डाउनवर्ड, और एक ऊपर की तरफ ff क्या लग रहा होगा, mg अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, ये यही तो लग रहा है। अब बताओ अगर ये mg अपॉन rd यहां पर लग रहा है, तो बताओ इस केस में अगर मैं देखूं, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, mg की। तो बताओ यहाँ पे फोर्स हो जाएगा m इंटू जी माइनस का mg बाय rd। तो बताओ एक तरीके से हम एक जी इफेक्टिव डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, मास कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ जी इफेक्टिव की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। दिस इज जी इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। तो बस फर्क क्या पड़ेगा इस केस में, बताओ। अब जहां जी लगता था, बताओ उसकी जगह जी इफेक्टिव हो जाएगा। अब बताओ अगर कोई पूछता है इसकी रेंज क्या होगी, तो बताओ रेंज आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, बस जहां जी लिखते थे वहां पे जी इफेक्टिव लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा
अपॉन जी इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। बात क्लियर? नोट करो। अब ये क्या होता है, जैसे काइनेमैटिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्या होता है, काइनेमैटिक्स भी आ गया और उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन भी आ गया। अब ये केस कर लीजिए बेटा, अब ये आपको खुद से करिए सभी लोग। सिचुएशन देखो क्या दी हुई है। अब हमने हाइट इतनी कम ली है इस केस में, हमने जब इसको प्रोजेक्ट किया तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया। मतलब कुछ पार्ट एयर में है प्रोजेक्टाइल का और कुछ पार्ट आपके पास ये इनसाइड द लिक्विड है। चालू हो जाओ। यू थीटा दिया हुआ है। हाँ, ये एच हाइट गिवन है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, बस आप इक्वेशन फॉर्म कर दो, बस इतना कर दीजिए। अब यहां पर ये थीटा नहीं होगा, यहां पर कुछ स्पीड v होगी। यहां पर अब ये एंगल बताओ क्या होगा, अल्फा हो गया होगा। ये वापस जब हिट करेगा तो पक्का u और थीटा ही होगा। ये यहां पर हिट करेगा तो ये v और अल्फा ही होगा। अब ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी, जल्दी से करिए बेटा। और इस केस पे बेटा इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। रेंज निकालनी, अंडर वाटर रेंज, ओवर वाटर। अब देखिए सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। अगर मैं कहूं ओवर वाटर रेंज, ये तो आर हो गई। अगर आर की वैल्यू, अब बेटा सब लोग नोट करना बंद करिए, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दो। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन अभी ना तो हमें v पता है ना ही हमें अल्फा पता है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ u और थीटा की। ठीक। अब देखो, अच्छा अगर मैं अंडर वाटर की बात करूं, बताओ ये x होगा तो यार सिमेट्री से इतना तो बोल ही सकते हैं ना, ये x होगा, ये आपके साथ। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो बताओ x सिंपली, मैं यहां पर इसको o से लेके a,
ए से लेके बी और बी से लेके ओ डैश, ये बात करो। सब लोग नोट करना बंद करिए। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले मोशन डिस्कस कर रहे हैं ओ से ए, और ये पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। बताओ हम अगर इसकी हॉरिजॉन्टल शैडो की बात करें तो आपको पता है यू कॉस थीटा कांस्टेंट होता है, तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। यहां से यहां जाने में अगर t 0 है, यहां जाने में से टाइम कितना लगा, t1, तो बताओ इंटू t1। एक इक्वेशन ये क्लियर, ये क्या हो गया, एक तरीके से हॉरिजॉन्टल मोशन। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे t1 नहीं पता। t1 के लिए हम लोग क्या करें, इसके वर्टिकल मोशन को डिस्कस करें। बताओ वर्टिकल मोशन की बात करें, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, u की वैल्यू, अरे बोला करो यार, u साइन थीटा, a की वैल्यू बेटा g नहीं, g इफेक्टिव। अब इतना तो याद रखो भाई, यहां पर g क्या होगा, g इफेक्टिव, और ये g इफेक्टिव कितना होगा, दिस इज माइनस g इंटू रो एल बाई रो एस, ठीक। टाइम कितना हुआ t1 और डिस्प्लेसमेंट कितना है h। बताओ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ h की वैल्यू u साइन थीटा इंटू t1 माइनस का हाफ g इफेक्टिव इंटू t1 स्क्वायर। पहले तो इस क्वाड्रेटिक से आप क्या बताओ t1 की, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं यार, t1 की वैल्यू निकल आई। अगर t1 निकल आया तो बताओ क्या हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, हाँ या ना, पक्का। इसका मतलब ये x हो गया तो ये x मिल गया, ठीक। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, इस केस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अब बताओ अगर हम ए बी की बात करें, बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, तो u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा, हाँ या ना। ये हॉरिजॉन्टल मोशन फिर से। और अगर वर्टिकल मोशन की बात करें, बताओ वर्टिकल मोशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताओ v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v साइन अल्फा, u की वैल्यू u साइन थीटा माइनस का g इफेक्टिव इंटू टाइम t1। अब बताओ तुम्हारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। बताओ अननोन तुम्हारे पास दो हैं, v और अल्फा। बताओ तुम्हारे पास वैल्यू निकल आई, अगर v और अल्फा निकल आए तो ओवर वाटर रेंज बताओ क्या हो जाएगी, v स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन g। पहले तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हाँ या ना। अब मुझे वैल्यू नहीं निकाली, मैं तो केस करा रहा हूँ। अब वैल्यू पुट करके तो आप लोग सॉल्व करें, अरे यार इतना प्रोजेक्टाइल मोशन उन्होंने पढ़ा। तो बेसिकली देखो कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन था, हम कैसे उसको फ्लूइड मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं। तो सबसे अगर आप मेरी आर बताओ क्या हो गई, ओवर वाटर रेंज। और अगर कोई हमसे पूछता है अंडर वाटर रेंज क्या होगी, बताओ दिस इज आर प्लस 2x। पहले तो पूरी क्लास को मेरी बात से सहमत हो ना। x की वैल्यू देखो मैंने अलग से ही निकाल ली थी, एक इक्वेशन ये हो गई और एक टाइम t1 की ये इक्वेशन हो गई। बताओ इससे मेरे पास t1 भी पता, x भी पता। अब बेटा प्रॉपरली सभी लोग नोट कर लीजिए इसे। और पहला वाला केस तो बहुत ही आसान था, उसमें तो जी की जगह क्या रखना था, जी इफेक्ट, बट बेटा वो कहीं पूछा ही नहीं जाता है। मतलब हमें ये भी समझना है, जैसे देखो कई लोग, जैसे एक दो स्टूडेंट से मेरी बात की, सर बड़ा मतलब बहुत सारे केसेस हैं, जो केसेस नहीं कम हो सकते हैं। ये बात अलग है कि मैं पढ़ाते टाइम जो है ना बहुत सारे केसेस क्लास में स्किप करा दूं, चीजें आपको इसलिए आसान हो सकती हैं, लेकिन अगर सारे केसेस पढ़ाए जाएंगे तो बेटा आपको सब कंप्लीट करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे अरे सर वो तो हमने अन अकेडमी में पढ़ रहे थे तो वहां तो बहुत कम केसेस मिले। बहुत कम केसेस का क्या है, बहुत सारे केसेस हटा दो, चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। लेकिन किसी चीज को देख के आंख बंद करने का मतलब ये तो है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है, एग्जाम में आपको चीजें वैसी ही मिलेंगी। अब
होता है कि आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं ही शीट दे रहा हूं कि भैया ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब तुमने क्या किया, मैंने 4 चीजें पढ़ाई सिर्फ और 4 चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, आपको बड़ा सही लगेगा। लेकिन आपने एक बड़ा सा जंक जो है ना, जो पार्ट था जिसको लोग जंक बोलते वो आपने हटा दिया। हम इसे बाद में करें, अरे बात तो आते ही नहीं भैया, बात तो कभी नहीं आता है। तो इसलिए चीजें यार आपको सब कुछ कंप्लीट करनी पड़ेगी। बात सभी को क्लियर? बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एज सच यहाँ पे कुछ एडवांटेज होगा नहीं ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो तब हम लगाते हैं जब एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए होता है हमें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री टाइम से कहीं रिलेट नहीं होता ना, तो कोई फायदा नहीं होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमने कब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से रेंज कैलकुलेट किए? ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की हम लोग बात कब करते थे? जब हम लोग कोई एक्स और वाई में रिलेशन तब हम करते थे। लो सभी को केस समझ गया ना? तो लास्ट स्टेप में मैंने कुछ क्या किया, कुछ नहीं किया है भाई। तुम्हारे पास हम ए से बी वाले मोशन को डिस्कस करने गए। अब अगर ए से बी की बात करें तो बताओ तुम्हारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा। ये u cos थीटा है और यही हॉरिजॉन्टल मोशन यहां पर है, ये कितना हो गया, ये आपके पास v cos अल्फा है। अब बताओ आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होता है, तो हमने बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेम रखा। अब वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दिया। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर कितना हो गया, दिस इज v साइन अल्फा। यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, दिस इज u साइन थीटा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो हमने वो टाइम t1 हमें पहले ही निकाल चुके हैं, देखो। तो बस हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो बताओ तुम्हारे पास v पता चल गया, अल्फा पता चल गया, बस हमने रेंज निकाल ली। बात सभी को क्लियर पूरी तरीके से? ठीक। अब सबसे इंटरेस्टिंग केस होता है थर्ड केस। मतलब जनरली जब आपसे पूछा जाएगा ना तो ये होता है थर्ड केस। थर्ड केस आप लोग खुद से करिए, थर्ड केस कौन सा रह गया? अरे भाई 3 केस होते हैं, देखो मेरा फंडा यही होता है, 3 केस पॉसिबल है, तीनों केस बैठ के क्लास में अटेंड कर लो पूरे केस। अब एग्जाम में कुछ भी आएगा, इन 3 केसेस में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग जनरलाइज फॉर्म में कर ही चुके हैं। थर्ड केस चालू हो जाओ, आप लोग खुद से करोगे बेटा ये। अरे भैया हमें आउटसाइड टाइम की जरूरत क्या है, आउटसाइड वाला टाइम तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे यार। कैसी बात करते हो यार आप लोग? तो आउटसाइड वाला टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज t2 2v साइन अल्फा अपॉन जी। अगर कोई पूछता है हमसे, हमने कहीं यूज ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ मोशन को हम कहां से कहां डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ए बी मतलब हम लोग यहां पर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं ओ से ए के लिए, सिर्फ ओ से ए के लिए। तो ओ से ए के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी है, ओ से ए के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी है। चलिए लास्ट केस सब लोग, मतलब लास्ट केस में आर डी की वैल्यू लेस देन 1। पूरे ही करो यार, तुम्हें जो मन में आए वो करो, ठीक है ना। अरे पूरे ही करना है, बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा। हाँ हाँ, बट जब क्लास में कोई केस करो ना बेटा पूरा कंप्लीट कर लो। जितना क्लास में ज्यादा एनालिसिस कर लोगे एग्जाम में उतना कम आपको वहां पे सॉल्व करनी पड़ेगी चीजें, क्योंकि सब आपके केसेस खुद ही रिलेटेड होंगे। बेटा एनर्जी कंजर्वेशन से वी आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से अल्फा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो लेकिन फिर से आपको अल्फा के लिए वही काइनेमैटिक्स लगानी पड़ेगी।
तो तुमने देखा ना कि इस केस में जो है ना आपके इसको वो बता देगा कि इसकी लेंथ जो है ना इनफाइनाइट है, कंप्लीट मोशन डिस्कस करना। अरे तुम्हें वो बताएगा ना, जैसे इस केस के लिए वो बताएगा तुम्हारे पास पर्टिकुलर केस है कि यहाँ पे पार्शियली कुछ टाइम के लिए बॉल उससे बाहर रहती, कुछ टाइम उसके अंदर रहती, वो केस तुम्हें गिवन होगा ना। वो क्वेश्चन में सारा प्रॉपर डायग्राम बना के आपको देगा। इसमें तो 100% बाहर आएगी, उसमें 100% आएगी। इस केस मैंने दे दिया था कि रिमेन्स इनसाइड द लिक्विड रह रही है बॉल, ठीक। थर्ड केस में वो खुद तुम्हें डायग्राम बना के देगा, ऐसा मोशन हो रहा है। हाँ, सरफेस से बेटा मैं हर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर, देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, थोड़ी सी मदद करता हूं मैं आपको भी। बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं, ये h हाइट है, अब बताओ यहां पर रो एस की वैल्यू लेस देन रो एल है। बताओ आर डी की बात करें, दिस इज रो एस अपॉन रो एल इज लेस देन 1 है, तो बताओ यहां पर एफ एफ की वैल्यू एम जी बाई आर डी, ये आपका ग्रेटर होगा एम जी से। तो बताओ इस बार अगर मैं जी इफेक्टिव की बात करूं, तो बताओ या m इंटू जी इफेक्टिव, बताओ क्या होगा, एम जी बाई आर डी ज्यादा है माइनस एम जी, मतलब स्टार m इंटू जी इफेक्टिव, बताओ क्या हो जाएगा, एफ एफ माइनस एम जी। तो बताओ यहां पर अगर मैं जी इफेक्टिव की बात करता हूं, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जी इंटू रो एल अपॉन रो एस -1। अब बताओ ये जी इफेक्टिव किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। अब मैं ही तो बेटा ध्यान दो, नोट करना सभी लोग बंद करिए, ये सिचुएशन। अब बताओ हमेशा ध्यान रखो, प्रोजेक्टाइल उस उधर आपका टर्न करता है जिधर जी इफेक्टिव होता है। अब बताओ इस केस में जैसे तुम जी इफेक्टिव ऊपर की तरफ है, बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं, मैंने इसे यू दिया और मैंने इसे थीटा दिया, अब बताओ ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। मतलब इस ये ऐसे अब जाएगा इस तरीके से, इसके बाद जैसे ये बाहर आएगा, बाहर तो जी बताओ नीचे की तरफ है, तो अल्टीमेटली ये किधर की तरफ बेंड करेगा, डाउनवर्ड। और इसके बाद फिर से ये ऐसे, बताओ ये ऐसे ही तो जा रहा होगा। बताओ ये मोशन, अब बेटा आप लोग नोट करना बंद करो जब मेरी तरफ जान, ये मोशन इसी तरीके से होगा आपका, क्लियर। अब बताओ फिर से यहाँ पे अगर मैं बात करूं, बताओ ये स्पीड v है कुछ, और ये आपका एंगल अल्फा, ये फाइनली जब जाएगा तो ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन वो सब कुछ सेम रहेगा। अगर मैं कहूं कि ओवर वाटर रेंज आर की बात करें, तो आर की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी आपकी, वी स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। और मैं अगर यहां पर x की बात करूं, तो ये x है, तो सिमेट्री से ये x होगा पक्का। अब मेरी तरफ ध्यान दे, बस ये सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि सर जी इफेक्टिव ऊपर की तरफ। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं ओ से ए से बी और बी से ओ डैश। सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दो, हम पहले ओ से ए को डिस्कस करते हैं। बताओ अगर ये u है, तो बताओ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल। जिसको भी बेटा कोई समस्या हो अपने नोट्स रिवाइज करिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के। u cos थीटा कांस्टेंट है, तो बताओ मैं लिख सकता हूं
x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू T1। अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं तो वर्टिकल मोशन के लिए बताओ, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, u की वैल्यू u साइन थीटा, a की वैल्यू पहले माइनस होता था, आज की डेट में क्या हो जाएगा प्लस g इफेक्टिव। हाइट कितनी h, टाइम बताओ कितना T1, बताओ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की बात करें, बताओ h इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू T1 प्लस का हाफ इंटू जी इफेक्टिव इंटू T1 स्क्वायर। तो बताओ एक बार अगर T1 आ गया तो T1 आ गया तो बताओ x की वैल्यू आ गई। पहले तो ये काम क्लियर, अब नोट मत करो, पहले समझ लो यार ये क्लियर। अब बताओ अगर O से A की बात करें तो आपको पता है u cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, v cos अल्फा। और अगर ये हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं v इज इक्वल टू u प्लस at, v की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी इस केस में, v साइन अल्फा, u की वैल्यू u साइन थीटा प्लस का g इफेक्टिव इंटू T1। अब बताओ अगर ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये T1 हमें पता है, बताओ v और अल्फा दोनों की वैल्यू नोन हो गई, हाँ या ना। अब बेटा बचा ही क्या है, पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आपका। हमने x यहां पे निकाल लिया और T1 निकाल लिया, बताओ T1 की वैल्यू यहां पुट की तो बताओ v और अल्फा नोन हो गया। फिर से बताओ ओवर वाटर रेंज कितनी हो गई, आर, अंडर वाटर रेंज कितनी हो गई, बताओ आर प्लस 2x, खत्म कहानी है। बात सिर्फ यही तीन केसेस आपके पास होते हैं, और इसमें और कोई चौथा केस हो ही नहीं सकता। अगर हम ये तीनों केस कर लेते, इन्हीं में से कोई ना कोई केस मिलना है। हाँ वैसे भी था। हाँ जी इफेक्टिव यूज करना पड़ेगा अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हो।
हाँ कंप्लीट कर लिया ना सब लोग? फिर नोट करें, जल्दी से नोट करें। और नेक्स्ट टर्म से बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक, स्टैटिक्स का डायनेमिक्स से कोई लेना देना नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ। हटा दो ना। तो अल्टीमेटली देखो तीन केसेस है। RD1 है, उस केस में स्ट्रेट लाइन, फिर स्टैंडर्ड पैराबोला, स्ट्रेट लाइन। RD अगर तुम्हारे पास ग्रेटर देन 1 है तो एक कंप्लीटली इनसाइड हो जाएगा पैराबोला, एक हो जाएगा पार्शियली लिक्विड के अंदर, फिर एयर, फिर लिक्विड के अंदर। और थर्ड केस हमारे पास, इसके अलावा कोई केस नहीं आता आपके पास। अरे बेटा तुम्हारे पास जी इफेक्टिव, अगर यहाँ पर जी नीचे है तो कर्व आपके पास पैराबोला डाउनवर्ड होगा, और अगर जी ऊपर हो तो पैराबोला अपवर्ड होगा। बेटा पैराबोला अपवर्ड्स का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला अपवर्ड ऐसे ही तो होता है हमेशा। कर्व का नेचर क्या होता है? जिधर जी इफेक्टिव होता है हमेशा उस डायरेक्शन में होता है। तो नेक्स्ट क्लास कोई भी स्किप नहीं करेगा। आज की क्लास यही तो करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चा लोग।